नमस्कार। अमित वर्मा, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, गंगापुर रसूलाबाद प्रयागराज। हमने आज मैं कक्षा 12 भौतिकी पार्ट 1 का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। इससे पहले मैं उसके आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ चुका हूँ। आज मैं वैद्युत विद्युत के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जब कोई मेरा आवेश होता है, जब मेरे पास आवेश होता है, मैंने कहा था आवेश दो टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। जब उन दोनों आवेशों को, एक माइनस है एक प्लस है, जब इनको अल्पतम दूरी पर रखा जाता है, मिनिमम दूरी पर रखा जाता है, तो क्या हो जाता है, इसी को पूरे को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विद्युत। अगर इनके बीच की दूरी को हम लोग इस्तेमाल हमेशा 2L से लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग जब फॉर्मूला वगैरह प्रूफ करते हैं, वहाँ पर अगर केवल L लेते हैं थोड़ा दिक्कत होती है, अगर 2L लेते हैं तो हमारा वो आसानी से प्रूफ हो जाता है। देखिए, तो वैद्युत विद्युत क्या हो गया, जब समान परिमाण वाले किंतु विपरीत आवेश को अल्प दूरी पर रखते हैं, तो इस पूरी संरचना को हम लोग कहते हैं वैद्युत विद्युत। और अब जो इसकी ये 2L है, ये जो अल्प दूरी है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, द्विध्रुव की लंबाई। जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, उसे ही हम कहते हैं वैद्युत विद्युत की लंबाई। अब अगर देखिए, हम यहाँ पर एक चीज और कह सकते हैं यहाँ पर वैद्युत विद्युत में, कि इसका जो परिणामी जो टोटल आवेश होता है 0 होता है। जैसे हम लोग अगर परिणामी कर देते हैं -2 + q करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किंतु इसका जो इफेक्टिव होता है, मतलब टोटल प्रभाव होता है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसका होता है, लेकिन टोटल जो चार्ज होता है वो 0 होता है, किंतु वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ये दर्शाता है। अगर ये दर्शाता है तो यहाँ पर एक वैद्युत विद्युत आघूर्ण भी होगा। देखो, हम लोग वैद्युत विद्युत के बारे में जान गए, जहां पर वैद्युत विद्युत होगा, वैद्युत विद्युत आघूर्ण भी वही होगा। वैद्युत विद्युत आघूर्ण के लिए क्या करते हैं, देखिए, विद्युत आघूर्ण, विद्युत आघूर्ण यहाँ से हम लोग देखते हैं कि क्या हो जाएगा, ये उसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। ये हमेशा -K से +Q डिनोट होता है, P होता है। तो इसका जो परिणामी होता है वैद्युत आघूर्ण का, ये P बराबर होता है इन दोनों आवेशों का परिमाण। कोई एक परिमाण, मान लीजिए -Q + Q दोनों समान ही है, दोनों में से कोई एक आवेश ले लेंगे, उसका परिमाण ले लेंगे Q इंटू दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2L है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विद्युत आघूर्ण। क्या आ गया हमारा, P बराबर 2QL। ये हमेशा हमको याद करना पड़ेगा। आगे चल के सारे के सारे क्या है, हमें फॉर्मूला में ये विद्युत आघूर्ण को यूज करना होगा कि इसका जो परिणामी होता है, जो रिजल्टेंट विद्युत आघूर्ण होता है, ये दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विद्युत आघूर्ण। अब देखिए यहाँ पर इसका क्या मतलब है। अब इसी विद्युत आघूर्ण के कारण हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये या तो अच्छी स्थिति में होगी या तो अच्छी स्थिति में होगी। इसका क्या मतलब है, देखिए, ये हमने कहा कि जब दो विपरीत प्रकार के आवेश किंतु परिमाण में समान होते हैं, एक दूसरे पे अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, विद्युत होते हैं। जब इसी से बढ़ाते हुए आगे चाहे इधर इसी अक्ष पे हम किसी पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालते हैं, तो उसे हम लोग अक्षीय स्थिति कहते हैं। और जब हम इस लाइन को छोड़कर इसके परपेंडिकुलर या किसी भी अन्य जगह पर ले जाके, जैसे मैं यहाँ पर कर दूँ, यहाँ से यहाँ आठ दूरी पर ये बिंदु P स्थित है, यहाँ पर ले जाके अगर देखता हूँ तो उसे कहते हैं हम लोग निरक्षीय स्थिति। ठीक है, समझ में आ गया अक्षीय स्थिति। तो मैं सबसे पहले अक्षीय स्थिति के बारे में बताता हूँ, क्या होता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग लेते हैं। ठीक है, अक्षीय स्थिति देखिए, मैंने क्या किया, एक द्विध्रुव बनाया, यहाँ पर -Q लिया, यहाँ पर +Q लिया। इसके बीच की दूरी क्या होती है, 2L होती है, हम लोग ये जान गए हैं। ठीक है, अब क्या है, अगर हम इसी अक्ष पे आगे बढ़ाते जाते हैं तो किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसी को हम लोग अक्षीय स्थिति कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, मुझे एक टेस्ट परीक्षण चार्ज, टेस्ट आवेश क्या करते हैं वहाँ पर लेना पड़ता है। वो कैसे, इसका नेचर कैसे होता है, हमेशा वो पॉजिटिव होता है। हम लोग जानते हैं कि जब किसी बिंदु P पर किसी भी पॉइंट पे जब हमको लेना पड़ता है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना पड़ता है, तो हम वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश लेते हैं। तो उसका नेचर क्या होता है, हमेशा एक पॉजिटिव होता है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या एक टेस्ट चार्ज ले लिया। अब देखिए, यहाँ पर जो इसकी वजह से लगने वाला जो
बाजू क्षेत्र की तीव्रता उसको अगर हम लोग E1 मान लेते हैं और माइनस की लगने वाला -q से बिंदु P पर लगने वाला बाजू क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग E2 मान लेते हैं तो उसको डायरेक्शन क्या होगा देखिए, जब समान प्रकार के आवेश रहते हैं तो इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, इसलिए जो E1 है वो बाहर तरफ लगेगा और E2 -q से +q तरफ होता है वो क्या हो जाएगा, अंदर तरफ लगेगा। समझ में आया ये? अब देखिए यहाँ पर हम इसके मध्य बिंदु से वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बिंदु P की जो दूरी है अगर हम उसको x मान लेते हैं तो क्या हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग देखेंगे ये L हो गया हमारा, ये L हो जाएगा क्योंकि ये जस्ट मिडिल है, ठीक है। तो ये जो दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा ये x + L, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा x - L, ठीक है। अब देखिए हम E1 निकालेंगे क्या, तो अतः यहाँ पर जो हिंदी लिखना था हम लोग हिंदी लिखेंगे E1 के लिए, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता +q आवेश निकालना क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग E1 कहते हैं, E1 हो जाएगा, हम लोग वहाँ फार्मूले से पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R स्क्वायर, R कितना हो जाएगा x - L का होल स्क्वायर, इसको हम लोग से लेते हैं x - L का होल स्क्वायर से गुणा करें, ठीक है। और जो दूसरा हो जाएगा -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो जाता है, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई x + L का होल स्क्वायर फिल कर देंगे। ये समझ आया, यहाँ पर इसकी दूरी x + L थी, यहाँ से x - L थी। अब देखिए हमारा जो परिणामी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, देखिए E1 इधर की तरफ है, E2 इधर की तरफ है, इसका मतलब जो हमारा परिणामी हो जाएगा, मैं इधर मिटा देता हूँ, जो हमारा परिणामी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा हमारा E1 - E2। ये समझ में आया क्यों किया हूं मैं, ये इसलिए किया हूं क्योंकि दोनों का डायरेक्शन, दोनों की इंटेंसिटी जो है वो जस्ट अपोजिट है, इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया। अब क्या है, समीकरण 1 और 2 से इनकी वैल्यू रखने पर, समीकरण 1 और 2 से अब देखिए जो हमारा परिणाम है दूसरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई x - L का होल स्क्वायर माइनस q बाई x + L का होल स्क्वायर, ठीक है। जो कॉमन है कॉमन ले लेता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q भी कॉमन है, कॉमन ले लिए, क्या होगा 1/x - L का होल स्क्वायर माइनस 1/x + L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कहाँ लिखे भाई, अब इसके आगे क्या हो जाएगा, हम जब इसको तोड़ते हैं इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इधर वाला मिटा देता हूँ, इधर वाला मैं मिटा देता हूँ, यहाँ मिटा देता हूँ तो देखता हूँ क्या आता है। ये क्या आ जाएगा मेरा, E बराबर Q4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर जाएगा हो जाएगा x - L का होल स्क्वायर माइनस x + L का होल स्क्वायर, ठीक है, अपान x स्क्वायर - L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए क्या हो जाता है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर - b स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, हम लोग जानते हैं a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है a - b, ठीक है, a - b एक ब्रैकेट में। अब वही कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा x - L
और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा x प्लस यल प्लस x माइनस यल, ठीक है, अपान एक्स स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से x कैंसिल हो गया और यहाँ से यल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, ये हमारा बचेगा q 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2l और 2x, ठीक है, क्या हो जाएगा 2l और 2x, 4lx हम लोग मान लेते हैं, तो यहाँ पर ये उसके बाद क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ सीधा देखते हैं, देखिए अब यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पर 2l कर दें, क्योंकि हम लोग जानते हैं p बराबर क्या होता है 2ql होता है, यहाँ पर 2ql कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा e बराबर क्या आ जाएगा 2ql इंटू 2x अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये से ये कैंसिल हो गया, इतने बराबर p होता है, यहाँ से हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा e बराबर p अपान 2 पाई इप्सिलॉन नॉट एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए जो यल है, ये यल है, पहले से ही मैंने कहा था जब दो द्विध्रुव आघूर्ण जब पढ़ा रहे थे तो यहाँ पर मैंने बताया था जो माइनस की प्लस होते हैं बहुत ही अल्प दूरी पर होते हैं, उसका भी डिवाइडेशन जब कर देंगे और कम हो जाएगी, जब उसको मैं स्क्वायर कर दूंगा और कम हो जाएगी, इसीलिए यल इज लेस देन एक्स, सो एक्स स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा e बराबर p अपान 2 पाई इप्सिलॉन नॉट, क्या बचेगा x अपान x क्यूब, x पावर 4, तो x कैंसिल हो जाएगा, कहाँ लिखे भाई, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, क्या बचेगा हमारा e बराबर 1 अपान 2 पाई इप्सिलॉन नॉट p बाई x क्यूब, ये हमारा हो गया वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, किसकी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, जब देखिए यहाँ पर बिंदु P पर जो कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, और x क्या है, इनके मिडिल से बिंदु P तक की दूरी है, इप्सिलॉन वैद्युतशीलता है, E क्या है, टोटल का वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, इसमें निरक्षीय स्थिति में देखते हैं, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मैं एक बार बिठा लेता हूँ पूरा, ये अक्षीय स्थिति हो गया, अब मानते हैं निरक्षीय स्थिति में, क्या निरक्षीय स्थिति में, देखिए हमने अक्षीय स्थिति पढ़ा, अक्षीय स्थिति का मैंने क्या पढ़ा था कि जब माइनस क्यू प्लस क्यू के ही लाइन को मिलाते हुए उसी कोई बिंदु पर कोई दूसरा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना, तो इसे अक्षीय स्थिति कहते हैं। तो मैं पहले वैद्युत ध्रुव निकाल देता हूँ, क्या हो जाता है, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू हमारा हो गया, ठीक है, थोड़ा नीचे बना दूँ, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू हो गया, इसकी बीच की दूरी जो है वो 2l है, ठीक है। निरक्षीय स्थिति का मतलब इस एक्सिस को छोड़ के मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लिया बिंदु P, यहाँ पर मुझे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मिला दूंगा यहाँ से, इसको यहाँ से मिला दूंगा, ठीक है, और इसका जस्ट आधा कर दूंगा यहाँ पर, ये दूरी l हो जाएगी, ये दूरी l हो जाएगी, ये मान लीजिए मैं A ले लिया, बिंदु P मान लिया, बिंदु P है ये, इस वैद्युत क्षेत्र तीव्रता मुझे ज्ञात करनी है। जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी होती है हम जानते हैं वहाँ पर हमें एक टेस्ट चार्ज मानना पड़ता है, मान लीजिए यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज मान लिया, ठीक है, तो इनके बीच का जो मान लीजिए जो डिस्टेंस है इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, इसको भी थीटा मान लेते हैं, तब क्या होगा, देखिए जब ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव है इनके द्वारा लगने वाली वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी, वो रिपेल करेंगी, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, क्या हो गया, ये E1 इधर लग गया,
अब इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, बाजू क्षेत्र तीव्रता किधर हो जाएगी, इधर देखिए अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा E2। अब देखिए मुझे E1 E2 मालूम हो गया, लेकिन दोनों दो डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में? दोनों दो डायरेक्शन में। अब क्या करना होगा मुझे? तो हम लोग यहाँ पर रिजल्टेंट बाजू क्षेत्र तीव्रता निकालने के लिए क्या करते हैं, ये यहाँ का रिजल्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। उसीलिए क्या करते हैं, अब देखो ये जो एंगल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एक प्रमेय से कि अब किसी त्रिभुज के बाय कोण जो होता है, किसी त्रिभुज का बाय कोण जो ये है वो अपने सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर हो जाता है, ये हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए बाजू ये हमारा क्या हो गया, x हो गया, मान लीजिए x दूरी पर बिंदु P स्थित है, तो ये वाला AP क्या हो जाएगा, PQ, यहाँ पर हम ले लेते हैं PBC, ठीक है। अब क्या है, PB की वैल्यू क्या हो जाएगी, PB की हो जाएगी ये अंडर रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पर जो E1 हो जाएगा हमारा, ये E1 यहाँ का हिंदी है, हिंदी बताता हूँ क्या लिखना है। E1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, Q बाई कितना हो जाएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। जब हम लोग होल स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, इतना बचेगा हमारा। दूसरा क्या है, दूसरा E2 क्या हो जाएगा हमारा, E2 बाजू क्षेत्र तीव्रता E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसमें बचेगा अंडर रूट हटाने के बाद इतना ही बचेगा, ठीक है। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब जो मुझे बाजू क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यहाँ पर रिजल्टेंट बाजू क्षेत्र की तीव्रता वो क्या हो जाएगा, परिणामी बाजू क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर क्या हो जाएगा, जो परिणामी बाजू क्षेत्र की तीव्रता है, हम लोग 11 में पढ़े थे कि एक यहाँ पर वेक्टर सम सदिशों का योग के नियम पढ़े थे। तो यहाँ पर जो ये E वाला है, ये E जो है परिणामी बाजू क्षेत्र की तीव्रता E स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, E स्क्वायर बराबर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। अब यहाँ पर देखिए थीटा है ना, ये आ गया cos थीटा। अब देखिए हमारा जो बिंदु B है और C है, अब इस पे जो Q है इसका परिणाम सही है, सेम है, परिमाण जो है सेम है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, E1 बराबर E2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, तो E स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 के स्थान पर भी E1 स्क्वायर प्लस 2E1 cos 2 थीटा। अब आगे देखते हैं, तो हम इसको 2 कर देते हैं, ये हो जाएगा 2E1 का स्क्वायर प्लस 2E1 का स्क्वायर cos 2 थीटा। अब कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2E1 कॉमन ले लिए, स्क्वायर कॉमन ले लिए, 1 प्लस cos 2 थीटा हो गया। अब हम जानते हैं cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2E1 स्क्वायर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। तो E स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारा, E स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4E1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम इसका क्या ले सकते हैं, जब यहाँ पर केवल परिणामी E लेना होगा तो हम इस सबका स्क्वायर हटाते हैं, सबका वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेने के बाद क्या आ जाएगा, ये 2E1 cos थीटा, ठीक है। यहाँ तो समझ आया, 2E1 cos थीटा। अब देखिए cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे, हम लोग cos थीटा बराबर जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ से देखिए आधार कितना है, ये इतना क्या है, L है, कर्ण कितना है, इतना है, ये हो जाएगा थीटा L अपान अंडर रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतना समझ आया। इसकी वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग E बराबर क्या आ गया हमारा, 2E1 की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ से पुट करेंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर
इंटू कॉस थीटा के स्थान पे यल अपान क्या हो जाएगा ये यल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो जब हम इसको 2 क्यूब यल t बराबर होता है 2 क्यूब यल इसकी वैल्यू लिख देते हैं तो e बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट p अपान ये इतना है, इतना ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का 3/2, क्योंकि ये स्क्वायर है ये अंडर रूट में है 3/2 हो जाएगा। अब देखिए जो यल है ये अल्पतन दूरी है, क्या है यल अल्पतन दूरी है, इसकी तुलना में x की तुलना में बहुत छोटा है, अतः यल इज लेस देन x, अतः x स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग x स्क्वायर ही मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर e बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट p अपान x स्क्वायर का 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा p क्यूब, यही हमारा हो गया। निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण बल क्षेत्र तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण बल क्षेत्र तीव्रता कितना आ गया, ठीक है।